हाँ जी, क्या हाल चाल। आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। जी सर। तो आज क्या बात करेंगे? आज हम अपनी फर्स्ट डिस्कशन पे बढ़ेंगे जिसका नाम है प्राइवेट कंपनी। टू क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी सुन के सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? सर दो तीन लोग हैं, चार लोग, पांच लोग हैं, उन्होंने प्राइवेटली कंपनी बना दी, इसको प्राइवेट कंपनी कहते हैं। पर ऐसा सच नहीं है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे और इसके हिसाब से ही जो जो चीज़ें इसी में लिखी हैं उसके हिसाब से एक प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी माना जाता है। सर ठीक है, तो बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। क्या सेक्शन 2 क्लॉज 68, याद है हमने इसको क्लॉज पढ़ा था क्योंकि 2 के बाद सबसेक्शन की जगह नहीं थी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी। अब कंपनी कहाँ पे डिफाइन है? कंपनी डिफाइन है 2 क्लॉज 20 में। आओ पढ़ते हैं कि पहले कंपनी क्या कहते हैं। दिस इज द वेबसाइट ऑफ कंपनीज एक्ट। यहाँ पे एक्ट एंड रूल्स में जाएंगे आप। एक्ट द कंपनीज एक्ट। सी चैप्टर्स गिवन है सारे। प्रिलिमिनरी में जाएंगे। सेक्शन 2, सेक्शन 2 का क्लॉज 20। कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। तो कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है उसे कंपनी मानेंगे। या फिर और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो मतलब कोई भी कंपनी जो इस एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत बनी थी उस कंपनी को कंपनी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने चार दीवारें खोल दी और या चार डंडे लगा दिए और टेंट लगा गया दिया आज से कंपनी है, नहीं। उस कंपनी को रजिस्टर होना पड़ेगा एज पर कंपनीज एक्ट या किसी पुराने कंपनी लॉ से। ठीक है सर। हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब्ड। अब याद करो, जहां पे भी एज मे प्रिस्क्राइब्ड आता है हम जाते हैं रूल्स के पास। देखते हैं जी यहाँ क्या लिखा है। एक्ट में लिखा है 2 क्लॉज 68 में जाते हैं हम। हाँ जी। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। इसके आगे देखो ओमिटेड लिखा है और ओमिटेड के सामने लिखा है फोर्थ। ये देखो, ये दिख रहा है फोर्थ। अब इस फोर्थ पे क्लिक करते हैं। जब हम इस फोर्थ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें नीचे ले गया यहाँ वाले फोर्थ पे। क्या कह रहा है? इन क्लॉज 68 ओरिजिनल ओमिटेड कंटेंट ऑफ 1 लाख रुपीज और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल। ये वर्ड्स यहाँ पे हुआ करते थे। मतलब जहां पे लिखा है हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, यहाँ पे पहले लिखा होता था कि 1 लाख या ऐसे किसी सम से जो कि आगे प्रिस्क्राइब हो सकता है। तो पहले प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए हमें मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए होता था। सर आज कितना चाहिए? आज कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ 10,000 रुपये से ही बन सकती है? जी बिल्कुल, प्राइवेट कंपनी 10,000 रुपये से भी बन सकती है। सर ठीक है। सर उस 4 के साथ ना एक 8 भी था। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी के बाद कंपनी से पहले सर ये 8 भी है। ये 8 क्या कहता है? आओ 8 को क्लिक करके देख लेते हैं। 8 कहता है इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, मतलब एनपीयू, इनके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। इन क्लॉज 68 ऑफ सेक्शन 2 द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल शैल नॉट अप्लाई। मतलब अभी जहां पे ये मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है एज मे प्रिस्क्राइब, अगर फ्यूचर में कोई लिमिट प्रिस्क्राइब भी होती है तो सेक्शन 8 कंपनी उस परव्यू से बाहर रहेगी। मतलब सेक्शन 8 कंपनी को कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं होगी। सर ठीक है। अब ये खत्म हो गया पहला पार्ट। पहला पार्ट बस इतना सा था। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स। मतलब प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, जो भी है नहीं, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, मतलब प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में ये तीन चीजें होनी चाहिए। पहला, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। मतलब
प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में ये होना चाहिए कि राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी पे एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, क्लॉज 1 में रिस्ट्रिक्ट्स वर्ड का यूज हुआ है और क्लॉज 3 में प्रोहिबिट्स का यूज हुआ है। प्रोहिबिट मतलब एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, कोई काम आप कर ही नहीं सकते हो, जबकि सब क्लॉज 1 में रिस्ट्रिक्शन वर्ड का यूज हुआ है, मतलब ये काम हो सकता है बट सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है सर। अब रिस्ट्रिक्शन जो है वो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है राइट टू ट्रांसफर पे। अब सर राइट टू ट्रांसफर किसके पास होगा? तो राइट टू ट्रांसफर जो वर्ड है ये तो शेयर होल्डर की बात करता है ना। अगर आज मैं एक शेयर होल्डर हूं तभी तो मेरे पास राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होगा। तो मतलब जो सब क्लॉज 1 है वो मेरी बात कर रहा है, इफ आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। सर ठीक है, मेरी राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन है। सर मतलब द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। अगर मैं चाहूं कि मैं अपने शेयर्स किसी को भी बेच दूं, इधर उधर किसी को भी, तो मैं वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी पे एक रिस्ट्रिक्शन है। सर वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? उस रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं नीचे। प्रीएम्प्टिव राइट या फिर राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। सर ये क्या कहता है? ये कहता है इफ आई एम अ मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी wishes to sell some or all of his shares, such shares shall first be offered to other existing members of the company. सर मतलब example, there are 3 shareholders, Mr. A, Mr. B and Mr. C. Mr. A के पास 400 शेयर्स हैं, Mr. B के पास 300 शेयर्स हैं और मिस्टर सी के पास भी 300 शेयर्स हैं। अब ए को अपनी शेयर होल्डिंग बेचनी है, मतलब इस शेयर होल्डर को अपनी शेयर होल्डिंग बेचनी है, तो वो क्या, उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है? उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि पहले उसे ये 400 शेयर्स बी को भी ऑफर करने पड़ेंगे और सी को भी ऑफर करने पड़ेंगे। मतलब पहले वो कहीं और नहीं जा सकता अपने शेयर्स बेचने, वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को अपने शेयर्स देगा कि आपको मेरे शेयर्स चाहिए। अब लेट्स से बी ने हाँ कर दिया और सी ने मना कर दिया, तो शेयर्स बी को चले जाएंगे। अगर सी ने हाँ कर दिया या बी ने मना कर दिया तो शेयर्स सी को चले जाएंगे। अगर दोनों ने हाँ कर दिया तो फिर जैसे भी वो डिसाइड करें, या तो वो हाफ हाफ कर लें या जितना भी 10-20% जितना भी किसी को देना है वो दे के खत्म कर लें। एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द डायरेक्टर्स और by the auditor of the company या by use of formula set out in an articles। तो किसी भी तरीके से वो शेयर्स पहले ऑफर होंगे बी और सी को, उसके बाद कहीं और जाएंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा है, इफ नो एग्जिस्टिंग मेंबर इज डिटरमाइंड टू एक्वायर शेयर्स। अगर बी ने भी मना कर दिया और सी ने भी मना कर दिया तब क्या होगा? देन द शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द ट्रांसफरर मिस्टर ए टू द प्रपोज्ड ट्रांसफरी। फिर वो जिसको भी चाहे वो बेच सकता है। सर ठीक है, हम समझ गए। मतलब राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन है। अगर एक शेयर होल्डर को अपनी शेयर होल्डिंग बेचनी है प्राइवेट कंपनी में तो उसे दूसरे एग्जिस्टिंग मेंबर्स से पूछना पड़ेगा। अगर उन दोनों ने हाँ बोल दिया तो शेयर्स उनके पास चले जाएंगे, लेकिन अगर उन दोनों ने मना कर दिया तो वो शेयर्स किसी और को बेच सकता है। इसी को कहते हैं राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल। मतलब फर्स्ट रिफ्यूजल जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास है ताकि शेयर होल्डिंग बाहर कहीं ना जाए कंपनी से। सर ठीक है, अ मेंबर इज नॉट बाउंड टू सेल his shares to other members under preemptive clause unless the other members or member agreed to buy all the shares proposed to be sold। मतलब that person मिस्टर ए वो किसी और को शेयर नहीं बेच सकता, कब तक? जब तक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मना ना करते। ठीक है। The transfer between the member is outside the purview of preemptive clause। मतलब मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, सेम एग्जाम्पल, 400 शेयर्स, 300 शेयर्स और 300 शेयर्स। अगर मिस्टर ए को अपने 400 शेयर्स मिस्टर बी को बेचने हैं तो क्या उसे सी से पूछना पड़ेगा? बाहर वालों को बेचने हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा, आई एग्री। बट अगर किसी एक शेयर होल्डर को बेचने हैं, बी को ही 300 को बेचने, तो उसको सी को बेचने की जरूरत है? द आंसर इज नो, नहीं है। क्या कहता है ये?
द ट्रांसफर बिटवीन द मेंबर्स इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ प्रिजम्पटिव क्लॉज। मतलब अगर इंटर से ट्रांसफर हो रहा है तो प्रिएम्प्टिव क्लॉज की जरूरत नहीं है। द प्रिएम्प्टिव क्लॉज कैन नॉट प्लेस द कंप्लीट बैन ऑन राइट टू ट्रांसफर। राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी पे प्रोहिबिशन नहीं है, कंप्लीट बैन नहीं है, बस एक रिस्ट्रिक्शन है। दे कैन नॉट कंप्लीटली प्रोहिबिट द ट्रांसफर। एग्जैक्टली, प्रोहिबिशन नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अब प्रिएम्प्टिव क्लॉज जो होता है, प्रिएम्प्टिव क्लॉज जो होता है इसके दो एक्सेप्शन है। एक तो आपने ऊपर ही पढ़ लिया जिसे हम कहते हैं इंटर से ट्रांसफर। एक आप आगे पढ़ोगे राइट इशू। राइट इशू में हम एक राइट टू रिनाउंसमेंट देते हैं, जिसे कहते हैं रिनाउंसमेंट ऑफ शेयर्स। रिनाउंसमेंट ऑफ शेयर्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास राइट इशू आया और उसमें लिखा था कि 100 रुपये का राइट इशू मिलने वाला है। अब वो 100 रुपये का जो राइट इशू है वो मैं अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज करके वो किसी और को रिनाउंस भी कर सकता हूँ। अब सर रिनाउंस करा तो किसी बाहर वाले को तो शेयर चले गए ना, तो क्या यहाँ पे भी प्रिएम्प्टिव क्लॉज लगेगा कि नहीं नहीं किसी और बाहर को नहीं जाना, पहले हमें रिनाउंस करो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिनाउंस करो? तो ऐसा नहीं होता, राइट इशू के केस में ऐसा नहीं होता। तो प्रिएम्प्टिव क्लॉज के दो एक्सेप्शंस, एक इंटर से ट्रांसफर और एक राइट इशू का रिनाउंसमेंट, इसे याद रखना। सर ठीक है। सर फाइनली ये क्लॉज खत्म हुआ। ये क्लॉज अभी खत्म नहीं हुआ है। कैसे? यहां पे एक वर्ड और है, शेयर्स। मतलब राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी की जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ शेयर्स के केसेस में है। सर सिर्फ शेयर्स के केसेस में है? हाँ और क्या। या कहाँ लिखा है सिक्योरिटीज? यहाँ तो शेयर्स के केस ही लिखे हैं। सर मतलब यहाँ पे अगर डिवेंचर होता तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता। आपको क्या लगता है? लिखा तो यहाँ शेयर्स ही है। अब देखो क्या होता है, डिवेंचर्स are basically of two types, convertible, नॉन कन्वर्टेबल। तो अगर एक शेयर कन्वर्टेबल है मतलब ये फ्यूचर डेट में शेयर्स बन जाएगा, तो अगर मैं कन्वर्टेबल डिबेंचर किसी आउटसाइडर को दे दूं तो एक टाइम के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा शेयर में, और जब वो शेयर में कन्वर्ट हो गया तो आपको नहीं लगता शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल ऑलरेडी हो गए? हाँ सर सही बात है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के केस में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि इनको शेयर्स में जाना ही नहीं है। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। हाँ, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। इनफैक्ट वो लिस्ट भी हो सकते हैं। सर प्राइवेट कंपनी कैसे लिस्ट हो सकती है? प्राइवेट कंपनी के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्ट हो सकता है। और ये सर ठीक है सर, हमें पहला सब क्लॉज 1 समझ आ गया। ठीक है, सब क्लॉज 1 क्या कहता है? राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन है। अब वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? वो रिस्ट्रिक्शन है राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल। मतलब एक शेयर होल्डर को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले राइट देना पड़ेगा कि आप रिफ्यूज कर दो, या तो मेरे शेयर्स आप खरीद लो, लेकिन अगर आप शेयर्स नहीं खरीदते, अगर आप रिफ्यूज कर देते हो, तब मैं शेयर्स किसी बाहर वाले को बेच सकता हूँ। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ शेयर्स के केसेस पे होती है, डिबेंचर्स के केसेस पे नहीं होती है। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे भी अप्लाई होगी क्योंकि वो फ्यूचर डेट में शेयर्स बनने वाले हैं। सर ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सब क्लॉज 2 पे। एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी के अलावा लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। मतलब मेंबर्स की जो लिमिट है वो 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी में। सर एक प्राइवेट कंपनी में 500 मेंबर्स नहीं हो सकते, 300 नहीं हो सकते, 150 हो सकते हैं। एक प्राइवेट कंपनी में 150 मेंबर्स भी हो सकते हैं, इनफैक्ट 200 मेंबर्स भी हो सकते हैं। पर 200 के अलावा
201 मेंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है जी, ये सब क्लॉज आगे आ जाता है। प्रोवाइडेड दैट वेयर टू और मोर पर्सन्स होल्ड वन और मोर शेयर्स इन अ कंपनी जॉइंटली, मतलब मिस्टर ए और मिसेज ए ये दोनों जॉइंटली 100 शेयर्स ओन करते हैं। ठीक है सर। दे शैल मिस्टर ए एंड मिसेज ए फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। अच्छा सर, ठीक है। मतलब अगर मैं और मेरी वाइफ या मैं और मेरा भाई या मैं और कोई भी इंसान अगर जॉइंटली शेयर्स होल्ड करता है तो उनको सिंगल मेंबर माना जाएगा। सर ठीक है, फर्स्ट प्रोवाइजो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, सेकेंड प्रोविजो क्या कहता है? पर्सन who are in the employment of a company and ऐसे लोग जो अभी कंपनी की एम्प्लॉयमेंट पे हैं। persons who have been formally in the employment of the company, जो पहले कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में थे। ये बात हो रही है प्रेजेंट एम्प्लॉयज की, ये बात हो रही है पास्ट एम्प्लॉयज की। वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जो उस टाइम पे जिस टाइम पे वो एम्प्लॉय थे उस टाइम पे वो मेंबर भी थे कंपनी के। ठीक है। वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट and have continued to be members after the employment ceased shall not be included in the number of members। ठीक है सर। अगर मैं एक प्रेजेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरे पास शेयर्स हैं तो ऑब्वियसली मैं मेंबर्स की कैटेगरी में नहीं आऊँगा। अगर मैं एक पास्ट एम्प्लॉय था, पास्ट एम्प्लॉय के साथ साथ उस एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ मेरे पास शेयर्स भी थे कंपनी में, अब मैंने वो कंपनी छोड़ दिया एज एन एम्प्लॉय, पर मैंने वो शेयर्स फॉरगिव नहीं किए, मतलब वो शेयर्स अभी भी मेरे हैं, मैं तब भी उस कंपनी का मेंबर नहीं माना जाऊंगा। या तो प्रेजेंट एम्प्लॉय या पास्ट एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ मेंबर था और अब उसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया है, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। सर ठीक है, प्रेजेंट एम्प्लॉय, पास्ट एम्प्लॉय। प्रेजेंट एम्प्लॉय है, मेंबर पे काउंट नहीं होगा ऑब्वियसली अगर शेयर्स हैं उसके पास। पास्ट एम्प्लॉय जो उस वक्त था मेंबर और उसके बाद उसने एम्प्लॉयमेंट सीज कर दी, वो भी नहीं आएगा। सर हमारा एक सवाल है, मिस्टर ए थे, मिस्टर ए एम्प्लॉय थे, जब उनकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हुई उसके बाद वो मेंबर बने। याद रखना, एम्प्लॉयमेंट में मेंबर नहीं थे, एम्प्लॉयमेंट खत्म हुई, कंपनी छोड़ी और कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने शेयर्स ले लिया, अब इन्हें मेंबर माना जाएगा? सोचिए, दिमाग लगाइए। सर हाँ, अब इन्हें मेंबर बिल्कुल माना जाएगा। ठीक है सर। सर सेकंड एग्जांपल, मिस्टर ए थे, वो एक कंपनी के मेंबर थे और उन्हें ये कंपनी बहुत पसंद आई, उन्होंने इस कंपनी में जॉब अप्लाई भी कर दी, एम्प्लॉय भी बन गए वो। अब जब वो एम्प्लॉय बने उनके पास तब भी शेयर्स थे, वो तब भी मेंबर थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी, अब वो सिर्फ मेंबर है। इस केस में क्या होगा? आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो और सोचो कि इस केस में क्या होना चाहिए। हाँ जी, अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे उन्हें मेंबर माना जाएगा क्योंकि ना तो वो प्रेजेंट एम्प्लॉय है ना वो पास्ट एम्प्लॉय थे। इस केस में जहाँ वो मेंबर हैं और एम्प्लॉय भी हैं, इस केस में उन्हें मेंबर नहीं माना जाएगा और इस केस में भी उन्हें मेंबर नहीं माना जाएगा। मतलब जो 200 की लिमिट है, ये लिमिट तब तक ही है जब तक वो एम्प्लॉय नहीं बने। एक बार वो एम्प्लॉय बन गए उसके बाद उनको इस दोनों जगहों पे मेंबर नहीं माना जाएगा। अरे सर ये तो हेफ्टी हो गया। अरे कुछ हेफ्टी नहीं है। अगर एक प्रेजेंट एम्प्लॉय है जिसके पास शेयर्स हैं उसे मेंबर नहीं माना जाएगा। अगर एक पर्सन जो कि एम्प्लॉयड था पास्ट में और वो मेंबर भी था और अब उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी है, तब भी उसे मेंबर नहीं माना जाएगा। सर सब क्लॉज 3 क्या कहता है ये भी बता दो। सब क्लॉज 3 कहता है प्रोहिबिट्स
अब यहाँ पे प्रोहिबिशन आ गई, मतलब एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, ये काम हो ही नहीं सकता। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन prohibits an invitation to the public to subscribe for any securities of the company। मतलब मतलब मैं पब्लिक को किसी भी तरीके से अपनी कोई भी सिक्योरिटी इनवाइट नहीं कर सकता। सर इनवाइट नहीं कर सकते मतलब मतलब मैं पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता कि आओ मेरी सिक्योरिटीज ले लो। प्रोहिबिट्स एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, पब्लिक को कोई भी इन्विटेशन नहीं जाएगा कि सब्सक्राइब माई सिक्योरिटीज। मतलब मैं कोई भी पब्लिक इशू नहीं कर सकता, प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती। सर ठीक है। नोट, एज पर द प्रोवाइजो टू सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, if a company being a private company alter its articles in any such manner that they no longer include the restriction and limitation which are required to be included in the articles of a private company under this act, such company shall, as and from the date of such alteration, ceases to be a private company। ये क्या बात कहता है? ये कहता है मैंने अपने आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन की, और जब मैंने अपने आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन, मेरी एक प्राइवेट कंपनी थी, जब मैंने उस प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन करी और मैंने वो ये जो 3 क्लॉज हैं, ये 3 क्लॉज अपने आर्टिकल से हटा दिए, तो अगर मैंने ये 3 क्लॉज अपने आर्टिकल से हटा दिए तो मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं मानी जाएगी। सी, अगर मैं ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स and no longer include the restriction limitations as required and includes in the articles, ये 3 चीजें अगर मैं अपने आर्टिकल से हटा देता हूँ, such company shall, as from the date of such alteration, ceases to be a private company, मेरी कंपनी को प्राइवेट कंपनी माना ही नहीं जाएगा। सर प्राइवेट कंपनी इतनी ज़्यादा मुश्किल है? कोई बात नहीं, आओ ढंग से पढ़ते हैं, पूरी प्राइवेट कंपनी दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हाँ जी, तो हमने सबसे पहले पढ़ा प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका मिनिमम शेयर कैपिटल एज में ही प्रिस्क्राइब है, लेकिन प्रिस्क्राइब कुछ है नहीं। पहले 1 लाख हुआ करता था पर अब कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। एंड जो अपने आर्टिकल्स में 3 क्लॉज लेके आती है। सर कौन कौन से क्लॉज होते हैं? सब क्लॉज 1 जो रिस्ट्रिक्शन करता है राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे। याद रखना ये रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे नहीं है, राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे है। सर डिफरेंस इतना है कि राइट टू ट्रांसफर एक शेयर होल्डर का होता है और ट्रांसफरेबिलिटी एक कंपनी की होती है। तो ये शेयर होल्डर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कंपनी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर, जो शेयर होल्डर के पास राइट होता है उस राइट को ट्रांसफर करने के, उस राइट ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी के लिए रिस्ट्रिक्शन है। सर ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ शेयर्स के केसेस में है, डिबेंचर्स के केसेस में नहीं है। ठीक है सर, डिबेंचर्स 2 प्रकार के होते हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। अगर कन्वर्टेबल है तो प्रैक्टिकली जो आगे शेयर्स में कन्वर्ट होने वाला है, इसलिए उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। सर ठीक है। सब क्लॉज 2 में हमने पढ़ा कि एक्सेप्ट ओपीसी, क्योंकि ओपीसी में सिर्फ 1 मेंबर होता है, ये आगे बात करेंगे। ओपीसी के अलावा अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उस प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। सर मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 200। ठीक है सर। अगर 2 शेयर होल्डर्स हैं, मतलब एक शेयर, मतलब कुछ शेयर्स को 2 लोग होल्ड कर रहे हैं जॉइंटली, तो उन दोनों को एक शेयर होल्डर माना जाता है। सर ठीक है। अगर एक प्रेजेंट एम्प्लॉई है कंपनी का, उसको मेंबर नहीं मानेंगे, या फिर अगर कोई पास्ट एम्प्लॉई है और उस पास्ट एम्प्लॉई के पास उस वक्त भी शेयर्स थे और एम्प्लॉयमेंट सीज होने के बाद भी शेयर्स हैं, तो उस बंदे को ना उस दौरान मेंबर माना जाएगा, ना एम्प्लॉयमेंट सीज होने के बाद मेंबर माना जाएगा। अगर उसके पास पहले शेयर्स थे एम्प्लॉय बनने से, उस टाइम पीरियड के लिए उसे वो मेंबर माना जाएगा। सर ठीक है। तीसरा सब क्लॉज 3 बात करता है प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन मतलब हम किसी भी तरीके से पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते और किसी भी सिक्योरिटी के लिए। एक चीज और याद रखना, यहाँ पे वर्ड सिक्योरिटीज है और यहाँ पे वर्ड शेयर्स है, तो पब्लिक इन्विटेशन किसी भी सिक्योरिटी का नहीं हो सकता, और जो रिस्ट्रिक्शन वाली बात है वो सिर्फ शेयर्स पे अप्लाई करती है। ठीक है जी। सर मेरी प्राइवेट कंपनी थी,
मैंने अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर दिया और ऑल्टर करके जो तीनों कंडीशन थी ना ये निकाल दी। तो जिस वक्त मैं ये तीनों कंडीशन अपने आर्टिकल से निकाल दूंगा, मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाने लायक नहीं रही। अच्छा ठीक है। रिस्ट्रिक्शन में हमने बात करी थी प्रीएम्प्टिव राइट या राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल की। मतलब रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, अगर मेरे को बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स बेचने हैं तो मेरे को पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचने पड़ेंगे। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के बाद अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रिफ्यूज कर देते हैं, राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल उनके पास है, अगर वो दोनों रिफ्यूज कर देते हैं या वो शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रिफ्यूज कर देते हैं, तब मैं अपने शेयर्स किसी और को बेच सकता हूँ। सर ठीक है। अब मेरी कंपनी में 3 शेयर होल्डर्स थे बट मेरे को किसी एक को बेचना है। तो अगर मेरे को किसी एक को बेचना है, मतलब विद इन द मेंबर्स ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इस केस में राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल नहीं लगेगा, मैं बेच दूंगा। मेरे को तीसरे बंदे से पूछने की जरूरत नहीं है अगर मेरे को दूसरे को शेयर्स बेचने हैं तो। ठीक है। अगर राइट इशू है और अनाउंसमेंट है तो मैंने आपको बताया वो उसकी एक्सेप्शन में होगा। सर ठीक है। ये देखो, अ मेंबर इज नॉट बाउंड टू सेल, अ मेंबर मतलब मिस्टर ए इज नॉट बाउंड टू सेल हिज शेयर्स टू अदर मेंबर्स। मेरे पास अदर मेंबर्स को बेचने का ऐसा नहीं है कि मैं बाउंड हूं कि मैं उन्हीं को बेचूंगा, पर अनलेस द अदर मेंबर और मेंबर एग्रीज टू बाय ऑल द शेयर प्रपोज्ड टू बी सोल्ड। मतलब अगर मेंबर्स ने कहा कि हमें शेयर्स चाहिए, एग्जिस्टिंग मेंबर्स ने कहा कि हमें शेयर्स चाहिए, तब मैं किसी और को नहीं बेच सकता। बट हाँ, अगर उन्होंने मना कर दिया तो आई एम नॉट बाउंड टू सेल कि मेरे को इन्हीं को बेचना है, मैं किसी और को भी बेच सकता हूँ। इसीलिए ये क्लॉज कहता है कि ये कंप्लीट प्रोहिबिशन नहीं लगाता ट्रांसफर पे, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि पहले अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेच दो। ओ भाई साहब, सर पूरा प्राइवेट कंपनी। हाँ, ये थी पूरी प्राइवेट कंपनी। इसके आगे भी हम और डिस्कशन कर सकते थे, एग्जाम्पल्स ले सकते थे, बट आई होप दैट यू गेट द पॉइंट। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा एंड आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स। अब टिल अच्छे से पढ़ो, बहुत खूब पढ़ो, और हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं जल्दी से। एंड हाँ, अगेन डोंट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स या ब्यूटीफुल कमेंट्स। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, आपको ये वीडियो यूजफुल लगी नहीं लगी, कमेंट सेक्शंस नीचे हैं, और आई होप that you leave a beautiful comment for me. Thank you so much. Bye bye.